और आपको बता दें कि वोटिंग में 3 पर्चियों का इस्तेमाल किया गया है। हरी पर्ची का मतलब महिला आरक्षण बिल का समर्थन है, लाल पर्ची का मतलब विरोध है और पीली पर्ची का मतलब अनुपस्थित है। मेरे सहयोगी इस वक्त अमोद राय मौजूद हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। एक बार कुछ अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं आप कि कितनी देर में नतीजा आ सकता है? हालांकि नई संसद में पुरानी प्रक्रिया के तहत मतदान हो रहा है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए चूंकि मैनुअल काम हो रहा है, मैनुअल पर्चियों की गिनती होगी और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं है, लिहाजा इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगले 20 से 25 मिनट में ये रिजल्ट आएगा सामने कि कितना पक्ष में पड़ा, कितना विपक्ष में पड़ा और कितने लोग अब्सटेन किए। चूँकि डिवीज़न के जरिए ही वोटिंग हो सकता है जब भी संवैधानिक संशोधन होता है, लिहाजा इसको वॉइस वोट से पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पर्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि अभी नए संसद में डिवीज़न नंबर सबको नहीं बटा है और वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रही है, इसलिए आज पर्चियों के जरिए मतदान कराया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल निश्चित तौर पर तो उम्मीद ये है कि शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस प्रकार है, हाँ 454 454 454 ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, 1 minute. Sir, I have given notice of amendments to clause 2, clause 3 and clause 4. Almost all the amendments are one and the same. So I may be given 1-2 minutes to just to elucidate what is the scope of my amendment. Sir, the amendment is in almost all the clauses as nearly as may be 1/3. चलिए, तो ये ऐतिहासिक बिल पास हो गया है लोकसभा से। इसके पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। 33% महिला आरक्षण को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये विधेयक है। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। और एक बार आपको वोटिंग का जो नतीजा आया है वो भी बता देते हैं। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, इस वजह से इसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। मनीष, निश्चित तौर पर यहाँ पर तो जो दिखाई दिया उसमें हर कोई कह रहा था समर्थन कर रहे हैं। राज्यसभा में भी स्थिति यही होगी लगभग। बिल्कुल राहुल जी, राज्यसभा में भी यही स्थिति आपको दिखाई देगी। और देखिए, नए संसद भवन में पहला कानून पास होते हुए, पहला संविधान मनीष में आपको होते हुए सब कोई देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर किस तरीके से हैं इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, जबकि 2 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। जी मनीष। बिल्कुल राहुल जी, और ऐसा लगता है कि वो 2 लोग जो कि इसके खिलाफ वोट दिए हैं, अभी अगर उसकी जानकारी मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन एक अनुमान के आधार पर कह सकता हूं कि वो ओवैसी और उनके पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं उन्होंने दिया होगा। ऐसा उन्होंने पहले कहा भी था। हालांकि मैं ये आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कह पाऊंगा कि उन्होंने किसने दिया है, लेकिन जो 2 वोट विपक्ष में है वो संभावना है कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के एक सांसद ने ये वोट दिया होगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ा इतिहास बनते हुए हम सब देख रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि महिला आरक्षण विधेयक को जो कई दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, जब इसे पारित करने की बारी आई और जो आप अभी आमोद जी के साथ चर्चा कर रहे थे इसके मतदान प्रक्रिया की, तो साधारण भाषा में कहूँ तो बैलेट पेपर के जरिए एक तरह से जैसे कहते हैं उसी तरीके से मतदान हुआ। हर एक सांसद को पर्ची दी गई, उसमें सांसद को अपना नाम लिखना था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखनी थी, अपना स्टेट का नाम लिखना था और उसके बाद हाँ ना या फिर एब्सटेन का टिक लगाना था। और उसी आधार पर सभी सांसदों ने अपने वोट दिए। फिर उनसे वो पर्ची कलेक्ट की गई और उसके बाद टेबल पर लाया गया, फिर उनकी गिनती हुई और इसीलिए लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगा, क्योंकि इस समय नए संसद भवन में जो डिवीज़न वाइज जो सीट का अलोकेशन होता वो नहीं हुआ था। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि तकनीकी भाषा में ईवीएम के तरीके से वो ये
तो एक बार फिर से आपको बताएं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं और विरोध में 2 वोट पड़े। जैसे मनीष बता रहे हैं कि हो सकता है हम कह रहे हैं कि AIMIM की तरफ से हों, लेकिन अभी पूरे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनीष, जो तस्वीर लोकसभा में देखने को मिली वही तस्वीर लगभग राज्यसभा में होगी, या अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है? संभावना ये हो सकती है कि वो जो 2 वोट विपक्ष में पड़े थे शायद वो भी आपको ना दिखाई दे और सदन में यानी राज्यसभा में। 1 मिनट क्लियर कर देता हूं। लोबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन हो गया क्लियर? तो इस बिल के 2 खंड हैं, उसमें से एक खंड का जो हमने आपको नतीजा बताया वो रहा पक्ष में 454 और विरोध में 2। अब खंड 2 के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनीष, इसको भी थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, खंड 1 और खंड 2 में जो इस वोटिंग प्रक्रिया को बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये विधेयक को जो संशोधन भी रखा गया है, NK प्रेमचंद्रन एक ऐसे सांसद, मुझे लगता है कि संविधान में उनका भी नाम एक नए इतिहास के तौर पर होगा। चाहे विधेयक कोई भी हो, उसमें एक संशोधन तो प्रेमचंद्रन जी का होता ही है। इस बार उनको बहुत सारे तमाम राजनीतिक दल के सांसदों ने उन्हें बताया था कि इसमें ज़रूरत नहीं है आपके संशोधन की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अपनी परंपरा का पालन करूंगा, और उन्होंने अपना संशोधन जो है सो वो रखा था। और उस पर आप देखिए, ये भी एक भारतीय संसद की, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा है कि केवल एक सांसद अगर कोई संशोधन अपने तरफ से प्रस्तावित करता है तो उस पर भी विचार होता है। अब इससे बड़ी संसदीय महत्ता और परंपरा क्या हो सकती है कि जहां पर 454 सदस्य ने हाँ के पक्ष में वोट डाला हो, वहां पर केवल एक सदस्य को लगता है कि इस विधेयक में थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, और वो अपना संशोधन रखता है। और कई बार तो हो सकता है कि उनके वोट के अलावा एक भी वोट नहीं उनको मिलेगा। ये जानते हुए भी उस परंपरा का पालन किया जाता है, और उससे संसदीय परंपरा में संसदीय जो नियम पारित करने का इतिहास है उसमें रिकॉर्ड रखा जा सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेमचंद्रन जी लगभग हर बिल के साथ ऐसा करते हैं, और इस बार भी उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। हालांकि अच्छा होता कि इस बार वो सर्वसम्मति से, जैसे सभी सांसद कह रहे थे, वैसे ही अगर प्रेमचंद्रन जी भी करते। लेकिन इस वक्त देखिए कि प्रेमचंद्रन जी के उस संशोधन का जवाब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं कि आपका जो ये संशोधन है इसकी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, इसका तमाम जवाब दे रहे हैं। तो संसदीय परंपरा को देखने वाले करोड़ों लोग इस वक्त समझ रहे होंगे कि भारतीय संसद में कैसे एक महीन से महीन चीजों पर विचार करके महिला आरक्षण बिल को पास करते हुए एक नया इतिहास रखा जा रहा है। और इस वक्त जब अमित शाह ने उन्हें अपना जवाब दिया तो उससे वो संतुष्ट नजर आए, और उन्होंने अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि धन्यवाद, आपके जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। तो लेकिन चूंकि प्रक्रिया है तो अब उनके संशोधन पर भी वोटिंग होगी, और उनके संशोधन पर वोटिंग होकर वो रिकॉर्ड भी जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। तो एक बार फिर उस प्रक्रिया को हम देखते हुए आएंगे। तो इस तरह से दोनों संशोधन के बाद तब ये पूरी तरह से पारित माना जाएगा, तब उसकी गिनती होगी। और इस वक्त ओवैसी जी एक संशोधन लगता है लेकर आए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, संभावना है कि उन्होंने विपक्ष में वोट दिया हो, तो अभी एक और संशोधन जो है वो ओवैसी जी की तरफ से मनीष ये माने कि उन्होंने हाथ उठाया है, और इसके मतलब ये हुआ कि अभी इसके बाद एक और खंड को लेकर के वोटिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल राहुल जी, आपके सवाल का जवाब मैं ये कहूँ कि इस वक्त वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके संशोधन के पक्ष में जो पहला संशोधन था, उनके पक्ष में हाँ पर तो मैंने जैसे कहा आपको कि सिर्फ जो संशोधन लाने वाला है उन्हीं वही हाँ कह रहे थे। बाकी जो सदस्य हैं जिन्होंने विधेयक की सपोर्ट में बिल वोट दिया था, उन सबको ना बोलना था, और सबने ध्वनि मत से जो है ना बोला, तो ध्वनि मत से उसे पारित किया जा रहा है। तो इस वक्त वो जो संशोधन है जो कि प्रस्तावित किया गया था वो गिर गया, और इस तरीके से आप कहें तो ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब अध्यक्ष उनको ऑफिशियली ये ऐलान करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस वक्त देखिए वो प्रक्रिया चल रही है, संशोधन वाली प्रक्रिया चल रही है, और उसमें वो बता रहे हैं कि कौन कौन से सदस्य जी। तो मनीष, 2 संशोधन आप बता रहे हैं, इसमें इस विधेयक को लेकर के 2 संशोधन रखे गए थे।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एनके प्रेमचंद्रन और ओवैसी इन दोनों ने अपना अपना संशोधन यहाँ पर रखा था और उनके संशोधन को आप जैसा कि हम बता रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं का वोट उनको मिलने वाला है, इसके अलावा कोई और वोट उनके संशोधन पर नहीं आने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि 99% से ज़्यादा जो है वोट उन संशोधन के अगेंस्ट में होगा। लेकिन यही संसदीय परंपरा है कि अगर कोई बिल पारित हो रहा हो और अगर कोई संसद सदस्य को ये लगता है कि अब देखिए, इस समय लोकसभा अध्यक्ष मतदान की एक बार फिर से बातें कर रहे हैं संशोधन को लेकर और वो सब प्रक्रिया बता रहे हैं। जी, तो ये संसदीय परंपरा का एक अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है कि जिस विधेयक को पारित करने के लिए 454 सदस्य ने हाँ के पक्ष में वोट दिया हो, समर्थन के पक्ष में वोट दिया हो, वहां सिर्फ एक सदस्य अगर कोई नया संशोधन लेकर आता है तो उनकी बात सुनी गई और उस पर फिर वोटिंग की जा रही है। तो इस तरीके से महिला आरक्षण बिल को जब पास करने की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। तो मनीष, वैसे ये भी सच है कि संसद में बहुत कम ही ऐसे बिल होते हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में एक साथ में सदस्य सहमत हों और इतनी बड़ी संख्या में उसके पक्ष में वोट डालें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 75 साल के इतिहास में मुझे लगता है कि संविधान पारित होने के बाद शायद ही गिने चुने ऐसे मौके हों जहां पर कि 454, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 454, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। जो संविधान संशोधन का नियम है उसके मुताबिक जो कुल सदस्य का है 50% और जो मौजूदा सदस्य हैं, यानी कि जो वर्तमान सदस्य हैं, उनके 2/3 संसद सदस्य पारित करें। लेकिन यहाँ 454 का आंकड़ा अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास इस रूप में कि भारतीय संसद के सभी सदस्य किस तरीके से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही इस संसद में अभी 33% महिला आरक्षण का बिल अब तक पारित नहीं हुआ था, लेकिन पूरा संसद एक मत है, सर्वसम्मत है कि महिलाओं को उनके हक के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जगह मिलनी चाहिए और उसके लिए इतिहास बनाते हुए इतने भारी संख्या में संसद सदस्य वोट डाल रहे। 454 का आंकड़ा आप सोचिए, अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, एक बड़ा, और निश्चित तौर पर वो इतिहास दर्ज हो रहा है आज के दिन जब हम और आप बात कर रहे हैं। और उस वक्त जब हम खुद नई संसद के सामने खड़े होकर ये बता रहे हैं आपको, संसद भवन के भीतर लोकसभा में एक नया इतिहास इस रूप में दर्ज किया जा रहा है कि पहली बात तो महिला आरक्षण विधेयक पारित हो रहा है और दूसरी बात न सिर्फ पारित हो रहा है बल्कि इतिहास रचते हुए पारित हो रहा है जब 454 सदस्य इसके पक्ष में वोट दे रहे हैं। और इसके साथ अगर एक सदस्य ने भी अगर ना की बात कही है तो उनकी बात को कंसीडर करके और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे आखिरी मुहर लगने के लिए बस चंद पलों का इंतजार है जब आधिकारिक तौर पर महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पूर्ण तौर पर पारित माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आमोद, जिस तरीके से आज सुबह से हमने विपक्ष के नेताओं के हमले भी देखे हैं, हमने उनके तर्क वितर्क भी देखे, लेकिन बाद में जब अमित शाह ने उनका जवाब दिया गृह मंत्री ने, तो कम से कम कह सकते हैं कि कुछ तस्वीर साफ हो पाई। लेकिन मनीष, एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार पूछना चाह रहा हूं वो ये कि क्या राज्यसभा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर रहेगी या फिर आज जो गृह मंत्री ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया उसके बाद विपक्ष के पास में उतने सवाल नहीं होंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर आपके सवाल का मैं एक अंदाजा से जवाब दूं, अंदाजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं ये मानकर चलूं कि सिर्फ ओवैसी और उनके साथी जो सांसद हैं केवल उन्होंने ही विपक्ष में वोट दिया है, तो चूंकि राज्यसभा में वो है नहीं, तो वैसी स्थिति में राज्यसभा में जितने भी संसद सदस्य होंगे उन सब का वोट इस विधेयक के समर्थन में पड़ेगा। और वैसी स्थिति में वो जो 2 वोट है जो कि आज लोकसभा में विपक्ष में पड़ा था वो नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा से और बेहतर स्थिति आपको राज्यसभा में देखने को मिल सकती है जहां पर कोई भी सांसद महिलाओं को 33% भागीदारी देने के खिलाफ वोट नहीं देगा। अब अगर मैं सही हूं और अगर ओवैसी जी और उनके पार्टी के सांसद ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट दिया है तो उनके पास उनकी अपनी जो भी दलीलें हैं वो दुनिया की आधी आबादी को जस्टिफाई करते हुए दिखेंगे। आने वाले साल में, आने वाले राजनीतिक कैरियर में वो बताते रहेंगे कि जब इतिहास लिखा जा रहा था, जब दुनिया की आधी आबादी को, देश की आधी आबादी को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जगह देने की बात आ रही थी, तो जिस भी कारण से आपने अगर वोट खिलाफ दिया तो वो क्यों दिया? क्योंकि संसदीय परंपरा में हमेशा इसमें ओवैसी जो अपनी राजनीति करते हैं वहां तो वो समझाने में सफल रहेंगे कि देखिए चूंकि अल्पसंख्यकों का इसमें जिक्र नहीं था इसलिए मैंने इसका विरोध किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया
कि ये बात कहना कि महिलाओं के आरक्षण बिल में मुस्लिम के लिए क्यों नहीं आरक्षण है या पिछड़ों के लिए क्यों नहीं आरक्षण है, तो इसका बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसका जवाब दिया कि संसद में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, एक जनरल कैटेगरी के, एक एससी कैटेगरी के और एक एसटी कैटेगरी के। तो आज की तारीख में महिला आरक्षण विधेयक में इन्हीं 3 कैटेगरी के लिए में से 33% को जगह दी जा सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने इशारा किया कि भविष्य की सरकारों को अगर लगता है कि इसमें भी अगर इसमें संशोधन की जरूरत है तो आने वाले समय में, यानी चाहे वो 2029 में हो या उसके बाद हो के चुनाव में हो, वहां पर वो ऐसा करने के लिए सोच सकती है। और दूसरी और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन ये बिल लाया गया था, अभी श्री गणेश तो करिए, आगे आपकी जो भी शिकायतें होंगी भविष्य की सरकारें उसको सही करेंगी। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा जवाब था ओवैसी या किसी ऐसे राजनीतिक दल के लिए जिनके मन में विरोध था, जिन्होंने कहा केवल औपचारिकता के लिए विरोध करते हुए आप इतिहास बनते समय सिर्फ अपना नाम, जैसे मैंने आपको प्रेमचंद्रन जी का हवाला दिया, प्रेमचंद्रन जी को पता है कि उनके अलावा उनको कोई एक और वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो सिर्फ अपने नाम के खातिर, तो केवल पॉलिटिकल पार्टी अगर सिर्फ नाम के लिए पॉलिटिकल विरोध दर्ज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना भारत में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक ऐसा देश जो आज़ाद होते समय ही जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, तब जबकि तमाम विकसित देशों को आप देख लीजिए, उन्होंने भारत को आज़ाद होने के या जब हमने महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया उसके 20 साल 25 साल बाद वोटिंग का अधिकार दिया था। और तब आज जब ये संसद एक बार फिर से महिलाओं को 33% भागीदारी की बात कर रही है, तो उस वक्त तमाम राजनीतिक दल को भविष्य में यह जवाब देना होगा कि वो उस वक्त उनके खिलाफ क्यों थे। तो मुझे लगता है कि अगर ओवैसी जी इसके खिलाफ हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चूंकि आज जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पर्ची के जरिए दी गई है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अभी तक जो ओवैसी जी के बयान है या लोकसभा में मौजूद होकर जो उनका रिएक्शन है, उससे मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं और मुझे लगता है मैं बहुत सटीक अंदाजा लगा भी पा रहा हूं। आपके पास आऊंगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इतिहास जब लिखा जा रहा है तो उस वक्त में ओवैसी ने अपनी एक अलग लाइन बनाई है और हो सकता है कि उनको हमेशा इसके लिए याद रखा जाए। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि वो 2 लोग जो हैं वो विरोध करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन इस सब के बीच महिला आरक्षण कब लागू होगा इसकी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है। लोकसभा में थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि 2029 के बाद ये लागू होगा महिला आरक्षण बिल, परिसीमन आयोग महिला आरक्षित सीट को तय करेगा। अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। मनीष, ये एक बड़ा सवाल है जो सुबह से विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है कि क्या 2029 में ये हो पाएगा? 2024 तो छोड़ दीजिए, जो जिस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिल रही है डिलिमिटेशन 2026 में। पहले एक बार चलते हैं लोकसभा सीधे। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करेंगे? श्री NK प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 9, 10, 11 और 12 प्रस्तुत करेंगे? Not moving. प्रोफेसर स्वागत राय, नहीं है सर। AM आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करेंगे? नॉट मूविंग। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करेंगे? Yes, sir. Sir, I'm moving the amendment, and I request you to for division, sir, because this is very important for seat.
प्रश्न है कि संशोधन संख्या 38 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 38 अस्वीकृत हुआ। श्री ए.टी. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। आई.बी. ईडन जी, क्या आप संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो नो। सर एक सेकंड के लिए सर, इट्स अ वेरी गुड सजेशन बाय 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। लाबियाँ पहले से खाली है। अब मैं खंड 3 को सभा के मतदान के रखता हूँ। प्रश्न ये, खंड 3 विधेयकांग बने। अब मत विभाजन। खंड 3 को लेकर के मत विभाजन अब शुरू हो चुका है। मनीष, अभी वक्त लगेगा जिस हिसाब से अभी चल रहा है। देखिए, ओवैसी ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संशोधन जो अपना था उसको सदन के पटल पर रखा और उस पर वोटिंग भी करवाई। जी हाँ, बिल्कुल राहुल जी। और आपने देखा जब एन.के. प्रेमचंद्रन से, जो कि हमेशा किसी न किसी संशोधन के साथ ही हर विधेयक में आते थे, उन्हें भी एहसास हुआ कि आज इतिहास लिखा जा रहा है और आज जब आधी दुनिया को हक देने की बारी है, तो उस वक्त उन्होंने आखिरी मोमेंट पर यह फैसला किया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया कि वो कोई संशोधन मूव नहीं करेंगे। लेकिन ओवैसी जी ने कहा कि हम संशोधन मूव करेंगे और उन्होंने डिवीजन की मांग कर ली, जिसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो अंदाजा मैं अब तक आपको दे रहा था कि ओवैसी जी और उनके साथी सांसद इम्तियाज अहमद, यही दो ऐसे संसद सदस्य हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर जो है सो विपक्ष में वोट डाला होगा या ना में वोट डाला होगा। तकरीबन ऐसा ही होता दिख रहा है। तो एक समय जब भारत एक नया इतिहास लिख रहा है, एक समय जब संसद दुनिया की आधी आबादी को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपना प्रतिनिधित्व देने जा रही है, उस वक्त AIMM के नेता मोहम्मद ओवैसी और इम्तियाज अहमद ने यह तय किया कि वो इस आरक्षण बिल के विरोध में वोट डालेंगे और इसलिए 454 सदस्य इस बिल के पक्ष में उन्होंने वोट दिया और 2 सदस्य जो संभावित है कि ओवैसी साहब और इम्तियाज अहमद, ये 2 उस बिल के विरोध में वोट दे रहे हैं। और आपने सही कहा, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि यही बिल के पारित करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि सबसे एक बहुत, अगर मैं कहूँ तो दिलचस्प बात थी जो कानून मंत्री कह रहे थे, हमें हर तकनीकी पहलुओं को बारीकी से अध्ययन करके इस बिल को पारित कराना है, क्योंकि उन्हें यह भी अंदेशा है कि कहीं कोई अगर सुप्रीम कोर्ट चले गया PIL लेके, तो किसी भी तकनीकी वजह से इस आरक्षण का फायदा महिलाओं को देने से वंचित ना रह जाए। सवाल आपसे पूछूंगा। सरकार हर उस प्रोसीजर, एक तकनीकी सवाल और एक राजनीतिक सवाल। तकनीकी ये कि खंड 3 अभी चल रहा है जिसको लेकर वोटिंग है, कुछ ये कि कितने खंड है जिसको लेकर के वोटिंग होगी? राहुल जी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने खंड हैं जिस पर वोटिंग होगी और कितने खंड को वोट करने में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो एक एक करके प्रक्रिया सामने आ रही है तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन राजनीतिक सवाल आपसे ये कि इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो कहा जाएगा कि ओवैसी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन ओवैसी भी जब सड़क पर निकलेंगे तो लोगों को बताएंगे कि अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां चुप थी, अकेला मैं था जिन्होंने उनके समर्थन में इस बिल के विरोध में खड़े होकर के आवाज दी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय ओवैसी साहब को लोग ये भी कहेंगे कि क्या महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति करते समय आप मुस्लिम महिलाओं का ध्यान नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर ये 33% आरक्षण का बिल पास होता है तो वैसी स्थिति में इस हर एक सीट पर अगर आप SC ST वाली कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी तमाम सीट पर मुस्लिम महिलाओं को भी खड़े होने का अधिकार है। और वैसी स्थिति में अगर चाहें तो अपनी, चूंकि उनके पास 2 ही सांसद है, तो मान लीजिए बाकी तमाम सीटों पर वो मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर ये कह सकते थे कि मेरी पार्टी जो है वो 98 सीट जो है 98% सीट हम महिलाओं को ही दे रहे हैं। ये भी एक जवाब हो सकता था जो शायद ओवैसी साहब ने नहीं तय किया। उन्होंने इस समय जब किया तो हो सकता है कि लोग यही कहेंगे कि जब आप अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं तो सिर्फ आप अल्पसंख्यक पुरुषों की बात करते हैं। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, जब मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, तब आप बहुत सारी ऐसी दलीलें लेकर आते हैं जो अव्यवहारिक सी प्रतीत होती है। मसलन मैं अगर आपको कहूं कि तमाम राजनीतिक दलों ने यह सवाल उठाया कि
कि ये महिला आरक्षण का फायदा 2024 के चुनाव में ना हो, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया कि 2024 के चुनाव में ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और उन्होंने राजनीतिक तौर पर जवाब दिया कि सोचिए अगर फैसला सरकार को करना हो और वायनाड की सीट महिला आरक्षण में चली जाए, यानी वो सीट जहां से राहुल गांधी जीत कर आते हैं, तो विपक्ष तो यही कहेगा कि देखो राहुल गांधी की सीट ले ली और वो महिलाओं को दे दी गई। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये काम हम डिलिमिटेशन आयोग को देंगे, और डिलिमिटेशन आयोग जिसकी अध्यक्षता स्वयं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं, चुनाव आयोग की टीम उसमें होती है, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। जब वो फैसला करेगी तो उन्हें एक बार पूरे देश में एक एक सीट पर गौर करना पड़ेगा कि किन किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। मनीष, और एक टेक्निकल सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगा कि ये तो सही है कि राज्यसभा में इस बिल को रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद और डिलिमिटेशन का जो वक्त है 2026, उसके बीच में कुछ प्रक्रिया है या फिर 26 तक इंतजार करना ही करना होगा? देखिए, चूंकि संविधान संशोधन है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद फिर राज्य की विधानसभाओं में भी इसे पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद मुझे लगता है कि जो सबसे पहला चुनाव होते हुए आप देखते हैं, अगर 2026 तक ये कर रहे तो संसद के तौर पर 2029 का चुनाव आप कह लें, या फिर हो सकता है जी मनीष, लेकिन शायद इसमें यह भी है कि विधानसभाओं तक ना जाना पड़े इसमें, लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे तकनीकी पेच हैं, अभी तकनीकी पहलू हैं इसके अंदर जो धीरे धीरे साफ होंगे।